पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर हम क्या कर चुके हैं, इसके अंदर हम कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। हम पहला टॉपिक हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके। और उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने किस में किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने मैनेज किया ग्रुप 15 के अंदर, कंपेरेटिव किया, उसको हमने ग्रुप 16 के अंदर किया और ग्रुप 17 के अंदर किया। तीनों के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ किया हमने। लेट्स वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी। अगला चल रहा है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में भी हमने एक प्रॉपर्टी उठाई है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बना है हाइड्राइड्स। क्लियर। अब हमने हाइड्राइड्स किस ग्रुप के पढ़े हैं, हमने हाइड्राइड्स पढ़े 15 ग्रुप के। तो सबसे पहले हम हाइड्राइड्स को रिवाइज करेंगे यहाँ 15 ग्रुप के। आफ्टर दैट वी कैन स्टडी द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। तो वन प्रॉपर्टी जो हमने 15 में पढ़ी है उसको 16 17 से हम कंपेयर करेंगे और कंप्लीट हो जाएगी। हाइड्राइड्स मीन क्या होता है, हाइड्राइड मीन्स होता है कोई भी एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो हमें पता है ग्रुप 15 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 आएंगे। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी रहेगी इसके अंदर। तो क्योंकि इसके सभी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 15 में, 3 बाहर से लेगा, तो इसका मतलब ये EH3 मीन्स ट्राई हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। अगर इस ग्रुप के मेंबर देखें तो NH3, PS3, ASS3, SBS3 एंड BIS3, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इनकी अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज उठाई और उन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हुए गए थे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। उन्हीं कंसेप्ट्स को आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 16 के अंदर, और जिसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हमारे पास हैलोजन फैमिली, सॉरी कैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, कैलोजन फैमिली, या फिर बोलते हैं इसको हम ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने वहां स्टडी की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज का बेस हम यहाँ रखेंगे और आगे इसके व्याप पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स इन ग्रुप 16, हाइड्राइड्स इन ग्रुप 16, या हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके। तो जैसे 15 ग्रुप के अंदर हमने हाइड्राइड्स पढ़े, वैसे 16 के अंदर हम पढ़ेंगे, 17 में पढ़ेंगे। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 के जो मेंबर्स होते हैं वो ये होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलिनियम। ये मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट मेंबर है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, और हमारे पास होता है पोलिनियम। ये मेंबर्स हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं। अगर इन 16 मेंबर्स को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो वी नो दैट ग्रुप 16 का कोई भी मेंबर होगा उसमें क्या होगा, तो ग्रुप 16 का मेंबर्स होता है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 के अंदर, 6। अब जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास टेंडेंसी क्या होती है, हैव टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसमें से किसी भी मेंबर को, अगर ऑक्सीजन को लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी सेटअप होती है। क्लियर है। तो ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपने पास कितने करता है, 8 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ये बनाएगा H2O। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ग्रुप 16 मेंबर हैं
उनके अंदर जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो बनेंगे डाई हाइड्राइड्स। क्लियर हो गया। और जो ग्रुप 15 था उसके अंदर जो हाइड्राइड्स बने थे वो हाइड्राइड्स बने थे ट्राई हाइड्राइड्स। वहाँ 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लाइक दैट H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, ये सभी के सभी हमारे पास जितने मेंबर्स बने ऑल द डाइहाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 मेंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि ग्रुप 16 के मेंबर्स कैसे डाइहाइड्रेट्स बनाएंगे। तो ग्रुप 16 के मेंबर्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 5 होती है, सो दे हैव द टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो फॉर्म ट्राइहाइड्राइड्स, बट हैव द 6 इलेक्ट्रॉन हैव द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो फॉर्म द डाइहाइड्राइड्स। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इनकी कैपेसिटी होती है पूरी। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। जो 16 ग्रुप हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट। एक एक प्रॉपर्टी लेके चलेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट पीछे हमने रखा था, यहाँ में हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट और 15 ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट को इसके साथ हम देखेंगे कि क्या मेल्टिंग पॉइंट बनता है हमारे पास। क्लियर है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये देखें, हाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हाइड्रेट्स हैं। हमारे पास हाइड्रेट्स हैं ये H2O, ऑक्सीजन, और पोलिनियम। ये हमारे पास हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन है। लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ही और स्मॉल टाइम होता है, लाइफ स्पान वेरी स्मॉल लाइफ स्पान होता है, स्मॉल लाइफ स्पान। इस वजह से हमें इसके बारे में स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये हाइड्रेट्स यहाँ मेंशन नहीं मिलेगा किसी प्रॉपर्टी के अंदर। हम इन 4 हाइड्रेट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट का डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर का होता है 273 केल्विन, जो H2S होता है इसका होता है 118, सिलेनियम का होता है 208 और टुलेनियम का होता है 222। ये हमारे पास होते हैं हाइड्रेट्स की। ठीक है, अब हमसे कोई ये पूछ ले कि भाई इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या बनेगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हमारे पास आता है H2S का। ठीक है, उससे ज़्यादा किसका आता है हमारे पास H2SE का, और उसके बाद किसका आता है H2O का, और सबसे ज़्यादा आता है H2TE का। हमने एक लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि कोई पार्टिकल एक से जंप करके, मतलब वाटर अपने एक से जंप करके और कहाँ चला जाता है, 3 पे चला जाता है। मतलब इन दो को क्रॉस कर जाता है, एक तो खुद की पोजीशन होती है, एक 2 3 थर्ड पोजीशन पे चला जाता है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में हमने फॉर्मूला लगाया था 13 का। वही 13 का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ फिर एप्लीकेबल होगा। एक पोजीशन खुद की है, 2 नंबर पे ये है, 3 ये है, तो 1 2 3 को क्रॉस करके चला जाता है। या ये कह सकते हो कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो एक से कहाँ चला गया, 3 नंबर पे। तो ये हमारे पास 13 का फॉर्मूला पीछे भी लागू हुआ था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था ग्रुप 15 के अंदर NH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये पढ़ा था। ठीक है, और वहाँ हमने मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर हमसे कोई पूछे तो वहाँ भी फॉर्मूला किसका लगाया था हमने 13 का।
तो 1 से 3 पे जाने का मतलब है सबसे कम इसका था, फिर उसके बाद ज़्यादा किसका था, ASS3 का था, उससे ज़्यादा 1 2 3 NH3 का, और फिर उसके ज़्यादा था SBH3, और उससे ज़्यादा था BIS3। रीजन इसके पीछे बता दिया था। रीजन सिर्फ एक ही होता है, जो फर्स्ट मेंबर होता है, वो चाहे NH3 हो या फर्स्ट मेंबर चाहे S2 हो, इन सभी के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये NH3 के मेंबर भी S2 के मेंबर भी अपना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा शो करते हैं। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट की। सेकंड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, वाटर है, ये हाइड्रेट्स अपने पास हैं, और इनका अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास क्या डेटा मिलेगा, ये देखो। फर्स्ट मेंबर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। सेकंड मेंबर का होता है 213 केल्विन। थर्ड मेंबर का होता है 232 केल्विन। और जो फोर्थ मेंबर है उसका होता है 269 केल्विन। अगर यहाँ भी हम ऑर्डर करें, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करें, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम किसका है, S2S का है। उससे ज़्यादा किसका है, S2SE का है। उससे ज़्यादा जो है वो हमारे पास किसका है, H2TE का है। ठीक है। और अपने पास यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये होगा इसका, वाटर का। तो सबसे ज़्यादा बनता है हमारे पास H2O का। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, एक से जंप करके और कहाँ जाता है, 2 3 4 5, मतलब टॉप पोजीशन के ऊपर चला जाता है, सबसे आगे फ्रंट पोजीशन के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट में चला जाता है। ये भी कारण क्या होता है इसके पीछे, इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण होता है। क्लियर है। तो ये दो फैक्टर जो हमने पीछे पढ़े थे वो हमने पढ़े थे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ग्रुप 15 में, और सेम फैक्टर हमने स्टडी किया है इसके अंदर ग्रुप 16 के अंदर। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स, और ये भी हम किस में पढ़ रहे हैं, ग्रुप 16 के अंदर स्टडी कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स इन ग्रुप 16। ठीक है, इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मेल्टिंग पॉइंट। ओके। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमने इसमें स्टडी की बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। देखो, हर के अंदर हमें डेटा जो है वो ध्यान रखना होगा, और पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा किस पॉइंट पे क्या होता है। कुछ पॉइंट जनरलाइज होते हैं और कुछ पॉइंट्स के डेटा जो है हमें माइंड में सेट रखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लेके चलें, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टुलेरियम। पोलिनियम की तो हम बात कर ही नहीं रहे। तो अगर इनके एंगल देखें हम, तो वाटर का एंगल सभी को पता है 104 होता है, 104 होता है। और इसका होता है 92, और सिलेनियम का होता है 91, और ये होता है 90। अगर इनके हम स्ट्रक्चर देखें तो वाटर जो होता है उसके अंदर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 6 इलेक्ट्रॉन में 2 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। और ये जो दो ऊपर की तरफ बसते हैं, ये दोनों बसते हैं लोन पेयर। ये हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर। क्लियर। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास होता है 104। तो हमने एक कंसेप्ट जो पढ़ा था पीछे भी, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ देखते हैं। की कंसेप्ट क्या है बॉन्ड एंगल के अंदर,
की कंसेप्ट है ये। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, तो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज ये इसकी इतनी मिलेगी, इसकी इतनी मिलेगी, इसकी इतनी मिलेगी, इसकी इतनी मिलेगी। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम की तरफ, एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो होता क्या है, न्यूक्लियस से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ये न्यूक्लियस है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लोन पेयर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होती है, सो रिपल्सन बढ़ जाता है। किस किस के बीच में, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इंक्रीज, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। अब जैसे इसके बीच में यहाँ रिपल्सन, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर को लेस, इसलिए एंगल 104 डिग्री हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, सल्फर के केस में सल्फर की साइज बढ़ेगी थोड़ी, जैसे साइज बढ़ेगी तो ये जो इसके साथ लोन पेयर लगे हुए हैं यहाँ, इन लोन पेयर्स की बात करें तो ये जो लोन पेयर हैं ये ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, मतलब इनके बीच में जो रिपल्सन है वो मोर होगा इसके कंपैरिजन में, मोर रिपल्सन। अब रिपल्सन ज़्यादा करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ से यहाँ के बीच में वो घट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 92 डिग्री। क्लियर है। अगले केस में जाओगे तो एटम की साइज और बढ़ जाती है, इसलिए लोन पेयर के ऊपर से इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाता है एक तरह से। तो जब लोन पेयर के ऊपर से इंटरेक्शन खत्म हो जाता है तो लोन पेयर इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालता है और ये बॉन्ड एंगल 91 हो जाता है और साइज बड़ी हो जाती है। अब लोन पेयर बिल्कुल फ्री हैंड हो जाता है। अब वो क्या करता है, बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा दबाता है नीचे की तरफ और वो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो यही कंसेप्ट आता है कि एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होती है ना, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरह से हम इधर जाएंगे, हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन भी इंक्रीज होता है इधर जाते हैं तो। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन इंक्रीज होता है। नो डाउट। तो इस तरह से हम बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट हमने ग्रुप 15 में भी एक्सप्लेन किया था और 16 के अंदर भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोट डाउन। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जितनी एटॉमिक साइज छोटी होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और ट्यूलेरियम। तो स्टेबिलिटी हमें किससे पता लगती है, स्टेबिलिटी हमेशा पता लगती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। ठीक है, तो जो एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होती है डेल एच, उससे पता लगता है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा। तो हमारे पास जो देखते हैं हम स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं, इसके अंदर अंदर होती है 463 किलो जूल पर मोल, इसकी यूनिट सभी के अंदर होगी किलो जूल पर मोल, इतनी होती है वाटर के अंदर। कहने का मतलब है वाटर में जो ऑक्सीजन है इस तरह से जुड़ी हुई है, और इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए या जो हीट लिबरेट होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे एस्टोएस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास होती है लगभग 347 के आसपास वैल्यू होती है। और सिलेनियम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास होती है 276 का डेटा होता है। और ट्यूलेरियम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास होती है 238 के आसपास। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही स्टेबिलिटी का पता लगेगा।
तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, उतनी देर से बॉन्ड टूटेंगे उसके अंदर। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे ज़्यादा एनर्जी वाटर की है, तो वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर की बात करें, उसके बाद H2S है। उसके बाद अगला मेंबर देखें H2SE है। उसके बाद अगला मेंबर देखें H2TE है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आता है इसका। किसका ऑर्डर आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास आता है। नाउ अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग करेक्टर में क्या होता है कि इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ऑर्डर ऊपर आएगा उससे रिवर्स ऑर्डर आएगा हमारे पास। तो सबसे कम जो रिड्यूसिंग करेक्टर होते हैं वाटर के, उससे ज़्यादा H2S के, उससे ज़्यादा H2SE के, और सबसे ज़्यादा होते हैं H2TE के। तो ये हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी थी जो कि हमने किसके अंदर पढ़ी, ग्रुप 16 के अंदर पढ़ी, हाइड्राइड्स की हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आते हैं ग्रुप 17 के अंदर। और ग्रुप 17 में क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ हाइड्राइड्स बनेंगे। लेकिन यहाँ खास बात क्या है हाइड्राइड्स की, कि 17th ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं वो मेंबर हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, ये मेंबर्स हमारे पास। इन सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब इनकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी हमारे पास 7 है, और हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई मेंबर लें, लाइक दैट हमने फ्लोरीन ली, तो फ्लोरीन के पास कितने होंगे, हमारे पास 7 होंगे, और हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दें तो एक उसके पास होता है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन करते हैं, HF, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्राइड्स। क्या हो जाते हैं ये, मोनोहाइड्राइड्स हो जाते हैं। क्लियर। सेकेंड मेंबर क्या होगा इसका, HCl। अगले मेंबर क्या होगा, HBr। अगले मेंबर क्या होगा, HI। इस तरह से ये हमारे पास जो मेंबर होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, सेम प्रॉपर्टी आती है इसकी। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। तो ये अपने पास हाइड्रेट्स बनेंगे ग्रुप 16 के। अब सेम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम एक एक प्रॉपर्टी लेके चले, हम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेट्स। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे, और जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी उसी तरह से। तो यहाँ तक नोट कर ले, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी, दैट्स द मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जो अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास होता है HF, HCl, HBr और HI। ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट जो HF है उसके अंदर वैल्यू कितनी है उसकी, 190। HCl की वैल्यू कितनी है, 159। अगली वैल्यू कितनी है, 185 और 222। अब वही बात आ गई अपने पास कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फर्स्ट मेंबर के अंदर, तो इसलिए ऑर्डर जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, HCl का सबसे कम, HCl से ज़्यादा किसका होगा, HBr, और उसके बाद किसका होगा, HF, और उसके बाद किसका होगा, HI। ये एक नंबर से जंप करके कहाँ चला गया है, 3 नंबर पे। तो फॉर्मूला मेल्टिंग पॉइंट में 13 का ही लग रहा है, किसी भी ग्रुप में चले जाओ वही 13 का फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में हम देखें HF, HCl, HBr और HI। अगर हम बात करें HF की
तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन, 293 केल्विन। और अगर हम बात करें HCl की तो 189 केल्विन। HBr की बात करें तो हमारे पास होता है 206। HI की बात करें तो हमारे पास होता है 238। ये होता है। अगर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ये देखो 189 सबसे कम है HCl, फिर उसके बाद क्या है HBr, फिर उसके बाद क्या है HI, और फिर उसके बाद क्या है HF। HF यहाँ भी हमारे पास एक पोजीशन से उठ के और टॉप पोजीशन पे चला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये दोनों ही केस में टॉप पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्रॉपर्टी, आती है अपने पास बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल तो अभी मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल में देखें हम HF, HCl, HBr और HI, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं तो बॉन्ड एंगल यहाँ ना के बराबर होगा, मतलब बनेगा ही नहीं। तो मेन जैसे रीजन यहाँ नहीं मिलेगा हमें, तो बॉन्ड एंगल का इसके अंदर कोई फैक्टर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेंबर कम से कम 2 से 3 मेंबर चाहिए तभी बॉन्ड एंगल बनेगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं हम, स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसके अंदर। किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, HCl सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, HCl सॉरी, हम पहले डेटा ले लेते हैं, HF, HCl, HBr और HI। तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से डेटा फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास HF की होती है वैल्यू ये 574 केल्विन, HCl की वैल्यू होती है 432, 363, और जो HI का मेंबर होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 295 केल्विन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास ये आता है। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर, तो रिड्यूसिंग करेक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उससे क्या आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू आएगी हमारे पास। तो आज के जो चैप्टर है उसके अंदर हमने ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इसके अंदर हमने क्या किया है, हाइड्रेट्स के बारे में स्टडी किया है। और कल जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम ऑक्साइड उठाएंगे। ऑक्साइड को हम 15 में समझेंगे, 16 में समझेंगे, फिर 17 के अंदर समझेंगे। तो मुझे विश्वास है कि पी ब्लॉक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जो भी आपके डाउट्स आते हैं तो रेगुलर लाइव क्लास में आप उसको समझ सकते हो।